नमस्कार दोस्तों मैं नितेश कुमार मुदगल आप सभी का अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी से सबसे पहले ये वीडियो चालू करने से पहले आप सभी से मेरी ओर से एक बहुत बड़ी माफी चाहता हूं आपसे, क्योंकि किसी कारण से कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से जो इस चैनल पर वीडियोस है आप सभी को नहीं मिल पा रही थी। काफी वक्त हो गया है, ये मानो लगभग 1 महीना हो गया है। आपके लिए जो नई वीडियोस थी वो नहीं दे पा रहा था, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। लेकिन अब मैं आप सभी के लिए हर दिन कोशिश करूंगा कि प्रत्येक दिन आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊं। तो मुझे पता है आप इतने दिनों से मेरे साथ बने हुए हैं, हमारे ऊपर आपका विश्वास है और ये विश्वास हमेशा बना रहेगा, ये विश्वास नहीं टूटेगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर आपके आ रहा है कि विज्ञान कक्षा 10 सबसे ऊपर लिखा हुआ है शेखावाटी मिशन 100। ये है क्या शेखावाटी मिशन 100? क्या है कि अपने कोरोना काल में जब पिछली बार ऐसा हुआ कि आपकी स्कूलें जो बंद हो गई थी, ठीक है, जो पेपर थे वो नहीं हो पा रहे थे और इस बार पूरा जो सेशन है वो बंद रहा है। तो सरकार के द्वारा यानी हमारे कुछ बहुत बेहतरीन जो अध्यापक हैं उनके द्वारा एक आपके लिए प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं, यानी मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं, जिसमें हर विषय के हर चैप्टर से, यानी कि चाहे वो कोई भी विषय हो, चाहे वो विज्ञान हो या सामाजिक हो, गणित हो, कोई भी विषय हो, उसके प्रत्येक जो चैप्टर है उस चैप्टर में से महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संकलन किया गया है। ठीक है, तो उस संकलन में से अब आपको कितने प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, जैसा कि इन जो ये पहल की गई थी, इस पहल से पिछली बार अधिकांश प्रश्न देखे गए हैं। लगभग 60 to 70% पेपर इन्हीं में से मिलकर आ गया था। तो इस बार भी कोशिश यही रहेगी कि आप सभी को पूरे जो प्रश्न हैं वो पूरे प्रश्न यहां पर मैं करवाऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें। हम हर दिन एक वीडियो, एक चैप्टर, ठीक है, प्रत्येक चैप्टर की एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसे हम मिलकर सोल्व करेंगे। उसके बाद में आप अपने जो नोट्स है या अपनी जो बुक है उस बुक में से एक बार बस उसे रीड करेंगे, फिर आप देखना आपके जो नंबर है वो कोई नहीं काट सकता है। बस ये विश्वास बनाए रखें। तो चलते हैं, क्योंकि ज्यादा समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है। आपका पेपर आ चुका है, आप सभी को पता है, जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। इससे पहले आप में से जो भी नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर दिन जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आपके कोई भी प्रश्न हो, किसी भी तरीके से प्रश्न हो, इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रश्न है उसे आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछें। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ कि किस तरीके से ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और किस चैप्टर में से कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो चलते हैं। तो जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी के सामने आ गया है आपका जो चैप्टर नंबर 1 पहला चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। अब आप में से बहुत से देख रहे होंगे कि मैं आपको नहीं दिख रहा हूं, तो आप मुझे मत देखें। आपका पूरा जो फोकस है वो कहां होना चाहिए, इन प्रश्नों पर होना चाहिए, क्योंकि ये वही बेहतरीन प्रश्न है जो आपके जो पेपर है उसके अंदर आ सकते हैं। इनकी संभावनाएं पूरी बनेंगी और आप विश्वास करें, आप मेरे साथ जब इन पूरे प्रश्नों को हल कर लेंगे एक बार, उसके बाद में आपके इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपका पूरा फोकस कहां होना चाहिए, इन प्रश्नों पर होना चाहिए। इसलिए मैं आपको नहीं दिख पा रहा हूं। तो ध्यान दें, सबसे पहले यहां लिखा हुआ क्या है कि मॉडल पेपर के अनुसार इस अध्याय से खंड ए में 3 प्रश्न 1-1 नंबर के, ठीक है, तथा खंड ब में एक प्रश्न 2 अंक का पूछा जा सकता है। इसमें से कितने प्रश्न आ सकते हैं, टोटल 4 प्रश्न आ सकते हैं इस चैप्टर में से। तो ध्यान से समझना। पहला प्रश्न आपके सामने, स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप, सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर,
कितना होता है कि एक स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो कितना होता है 120 और 80 mm। 120 तो क्या होता है इसका सिस्टोलिक प्रेशर होता है, 120 mm Hg तो क्या होता है सिस्टोलिक प्रेशर होता है, तथा 80 mm Hg क्या होता है इसका डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अब आप सब देख रहे होंगे कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है। देखिए सिस्टोलिक प्रेशर तो क्या होता है कि जब हमारा जो हृदय है, जब हृदय हमारी धमनियों में रक्त को पंप करता है, ठीक है, जो हमारा हार्ट है उस हार्ट के द्वारा जब हमारी धमनियों में रक्त को पंप किया जाता है तो उस वक्त जो धमनियों में दाब उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। इसके अलावा जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है उसका मतलब क्या होगा कि जब हमारे हृदय की मांसपेशियों में क्या हो जाता है शिथिलन हो जाता है, क्या होता है शिथिलन होता है, तो उस वक्त जो हमारे उनमें दाब होगा वो क्या कहलाएगा डायस्टोलिक प्रेशर कहलाएगा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, क्या होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। आयोडीन की कमी से के कारण रोग हो जाता है, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है सबको पता है आपको गलगंड रोग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं घेंगा रोग कहते हैं। देखिए आयोडीन की कमी से जो हमारी थायराइड ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि है, इसके द्वारा जो एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे हम क्या कहते हैं थायरोक्सिन, क्या कहते हैं थायरोक्सिन, और इस थायरोक्सिन की मात्रा है उसमें क्या आ जाती है कमी आ जाती है। तो जब थायरोक्सिन की मात्रा में कमी आ जाती है उसी वजह से जो रोग होता है उसे हम क्या कहते हैं गलगंड या घेंगा रोग कहते हैं। क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न, कोल्ड ड्रिंक में कौन सा मीठा जहर होता है जो इसके पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है। ध्यान से समझना, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि क्या है ऐसा कौन सा जो पदार्थ है वो मिला हुआ होता है जो कि इसके पानी को 0 डिग्री पर भी जमने नहीं देता है। तो इसके अंदर कौन सा होता है एथिलीन ग्लाइकोल होता है, और इसी को जो सामान्य नाम क्या कहते हैं हमें मीठा जहर कहते हैं। नेक्स्ट, नारू रोग या बाला रोग का रोग जनक कौन होता है, तो कौन होता है इसका रोग जनक कृमि होता है, ठीक है। और इसका जो कृमि होता है उसका नाम क्या होता है वो आप बताएं फटाफट, कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो अभी आगे प्रश्न आएगा उसका भी, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग का नाम, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है रतौंधी होता है। कौन सा होता है रतौंधी। और रतौंधी रोग में होता क्या है कि रतौंधी रोग में कम प्रकाश में या रात के वक्त दिखने में दिक्कत होती है या दिखाई नहीं देता है। अगला प्रश्न, सिगरेट के धुआं में कौन सी गैस पाई जाती है जिससे लाल रुधिर कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, तो कौन सी इसमें कौन सी जो गैस है वो पाई जाती है, इसमें पाई जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सा तत्व करता है, तो हीमोग्लोबिन का निर्माण किस तत्व से होता है लोहा से होता है। लोहा भी बोल सकते हैं इसे हम, आयरन भी बोल सकते हैं, परीक्षा में कुछ भी आ सकता है तो ध्यान रखना आयरन या लोहा। फास्फोरस किसके साथ मिलकर हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करता है, तो जो फास्फोरस होता है वो किसके साथ मिलकर, तो किसके साथ मिलकर कैल्शियम के साथ मिलकर, यानी कैल्शियम और फास्फोरस ये दोनों मिलकर हमारी जो हड्डियां हैं और जो दांत हैं उनको मजबूती प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो कैल्शियम है उस कैल्शियम से विटामिन डी भी मिलकर जो हमारी हड्डियां हैं दांत हैं उनको मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न, किस रोग में पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं तथा घुटने के आसपास आ जाती हैं। कौन सा रोग ऐसा है जिसमें जो हड्डियों से संबंधित रोग, अब सभी रोगों को जब आप देखेंगे तो इनमें कौन सा रोग होगा रिकेट्स होता है। ये रिकेट्स किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी, ठीक है। नेक्स्ट, तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है, तो तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन, लगभग 1 से 8% तक निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। और जो तंबाकू है
वो पादप से प्राप्त होता है, और पादप का नाम क्या होगा? निकोटिएना टोबेकम। आगे जाके लिख दूंगा इसे मैं, निकोटिएना टोबेकम। नेक्स्ट, किस रोग में कम प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता है? अभी जैसे हमने बात की थी, किस रोग में नहीं देता है, तो कौन सा रोग हो जाएगा यहाँ पर? रतौंधी। और किसकी वजह से होता है? ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। बात करें रिकेट्स की, तो ये भी मैं बता चुका हूं, विटामिन डी की कमी की वजह से होता है रिकेट्स। स्कर्वी की बात करें तो ये विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। और जो पेलेग्रा होता है वो विटामिन B3 की कमी की वजह से होता है। इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने कि थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में कौन सा तत्व शामिल होता है? आयोडीन। मैंने बोला था कि आयोडीन की कमी से क्या होता है? थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसकी मात्रा में कमी आ जाती है, और उसी वजह से कौन सा रोग होता है? थायराइड, जिसे हम गलगंड या घेंगा रोग कहते हैं। अगला प्रश्न, रक्तचाप को किसने परिभाषित किया था? तो देखिए, रक्तचाप, ठीक है, इसको परिभाषित करने वाले कौन हो गए? कैपलन ने 1983 में, कब? 1983 में इसे परिभाषित किया। लेकिन स्टीफन हेल्स ने कब? 1733 में घोड़ों में रक्तचाप को मापा था। कब मापा था? घोड़ों में रक्तचाप को 1733 में स्टीफन हेल्स ने माप लिया था, लेकिन परिभाषित नहीं किया था। परिभाषित किसने किया था? कैपलन ने किया था। तो यहां पे कंफ्यूजन आपको हो सकता है परीक्षा में। अगला प्रश्न, रक्तचाप मापने का यंत्र का नाम बताइए। ये RBSC 2018 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान से देखो इसे। क्या होता है यंत्र? स्फिग्नोमेनोमीटर या रक्तचाप मापी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोबारा से दोहराया जा सकता है, याद रखें, स्फिग्नोमेनोमीटर। अगला प्रश्न, एस्कॉर्बिक अम्ल या जिसे हम क्या कहते हैं? विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। अभी अभी हमने देखा है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होता है कि मसूड़ों से खून आने लग जाते हैं तथा त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। तो कौन सा रोग होगा ये? स्कर्वी। अगला प्रश्न आपके सामने, कैल्सीफेरोल, विटामिन डी। देखिए, विटामिन डी का नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल। जैसे हमने देखा, विटामिन ए का नाम रेटिनोल होता है, विटामिन B1 का नाम थायमिन होता है, विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन होता है। ऐसे ही विटामिन सी का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरोल। ठीक है, इसके अलावा दो विटामिन के बारे में आप और लिख सकते हैं कि एक होता है विटामिन ई, ठीक है, इसको हम कहते हैं टोकोफेरोल, और एक होता है विटामिन के। ये आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप इसे नोट कर लें क्योंकि परीक्षा में ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो विटामिन के, इसे क्या कहते हैं? नेफ्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन, इसके नाम को कहा जाता है। विटामिन ई होता है, इसे हम सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरता का विटामिन कहते हैं, जो कि त्वचा की सुंदरता को बढ़ाता है। ठीक है, इसके अलावा जो विटामिन के होता है, ये रक्त के थक्का जमने की क्रिया में मदद करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, विटामिन B1, थायमिन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। इस रोग में हृदय की धड़कन कम तथा पेशियां व तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं। तो विटामिन B1, जिसका नाम क्या है? थायमिन। ये पूछे जा सकते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने, विटामिन B2, जिसे हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से, जैसा इसका नाम राइबोफ्लेविन, वैसा ही इसका रोग राइबोफ्लेवेनोसिस।
इस रोग में क्या होता है, मुख के किनारे व होठ की त्वचा फटती है तथा स्मृति में भी कमी आ जाती है। तो आपको यह भी याद रखना है। विटामिन B3 जिसे हम क्या कहते हैं, नियासिन कहते हैं। क्या कहते हैं, नियासिन कहते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है। और पेलेग्रा रोग में क्या होता है, जीभ व त्वचा पर पपड़ियां पड़ने लग जाती हैं। क्लियर रहेगा आपको। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है कि मदिरा का मुख्य घटक, मदिरा मतलब शराब, शराब का मुख्य घटक क्या होता है, तो क्या होता है इसके अंदर एथिल अल्कोहल होता है, C2H5OH। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि एथिल अल्कोहल बोल के उसका सूत्र लिखवाता है, तो आप लिख सकते हैं आराम से। आसान प्रश्न है। अगला, कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाला कौन सा पदार्थ दांतों को प्रभावित करता है। RBSc 2020 के सप्लीमेंट्री वाले पेपर में आया हुआ प्रश्न है, रिपीट हो सकता है, पूरी संभावना होती है कि कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाला कौन सा पदार्थ दांतों को प्रभावित करता है। तो कौन सा पदार्थ होता है, फॉस्फोरिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, फॉस्फोरिक अम्ल होता है। और ये क्या करता है, ये दांतों का संक्षारण करता है। संक्षारण मतलब दांतों पर सीधा असर डालता है, दांतों को जो ऊपरी परत है उसको गलाने का काम करता है। अगला प्रश्न, कोल्ड ड्रिंक्स में सीसा जिसे हम लेड कहते हैं, ठीक है, PB की मात्रा कितनी मात्रा होती है, तो इसकी मात्रा बहुत कम 0.4 ppS, ये ppS एक इकाई है, इतनी होती है। प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोग बताइए। कौन कौन से रोग होते हैं, एक होता है क्वाशीओरकोर और एक मेरेस्मस, और इनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है, क्वाशीओरकोर और मेरेस्मस। अगला प्रश्न, तंबाकू किस कुल का पादप है। तो तंबाकू के बारे में मैंने बताया था कि तंबाकू का जो पादप है उसका नाम क्या होता है, निकोटियाना, निकोटियाना टोबेकम, निकोटियाना टोबेकम। और ये किस कुल का पादप है, सोलेनेसी कुल का पादप है। पूछा जा सकता है प्रश्न को कि पहले भी पूछा जा चुका है, रिपीट हो सकते हैं। आप ये ना समझे कि आपके जो प्रश्न पहले आ चुके हैं वो दोबारा नहीं आएंगे, बिल्कुल रिपीट हो सकते हैं आपके प्रश्न। आगे, नारू रोग या बाला रोग के रोग जनक का नाम क्या है। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो एक क्या होता है, कृमि होता है। क्या होता है, कृमि होता है, जिसका नाम क्या हो गया, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि पूछा जा सकता है। तो आपको याद हो गया होगा नारू रोग का जो रोग जनक है वो कौन होगा, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। अगला प्रश्न, अफीम में पाए जाने वाले 2 एल्केलॉइड्स के नाम बताइए। तो अफीम में कौन कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं, कौन कौन से होंगे, मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरिन, पेपेरिन, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मार्फिन और कोडीन है, ध्यान से सुनना, मार्फिन और कोडीन इनके द्वारा जो दर्द निवारक या जिसे हम क्या कहते हैं, पेन किलर जो दवाइयां हैं उनका निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा, मार्फिन और कोडीन का उसमें उपयोग किया जाता है। तो मार्फिन और कोडीन किसमें उपयोगी होंगी, दर्द निवारक जो दवाइयां हैं उनको बनाने में उपयोगी होती हैं। अगला प्रश्न, वायरल संक्रमण के द्वारा या कारण विषाणुजनित, वायरल का मतलब हो गया विषाणुजनित, कोई 2 रोगों के नाम बताइए। तो आपके पुस्तक में बहुत से रोग दिए गए हैं जिनमें से जैसे हेपेटाइटिस हो गया, लू हो गया, ठीक है, तो ये सब आपको लिखना है। दूषित जल में पाए जाने वाले एक कृमि का नाम बताइए। तो दूषित जल में कृमि की बात कर रहा है और दूषित जल में पाया जा रहा है तो ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। और इससे कौन सा रोग होता है, अभी हमने पढ़ा था कौन सा रोग, नारू रोग होता है, जिसे हम कौन सा, बाला रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट, LSD का पूरा नाम बताइए। तो LSD का पूरा नाम क्या होगा, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड।
ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है और आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये कहां पाया जाता है, किस में पाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूं कि आप वीडियो को कितना ध्यान से सुन रहे हैं, कितना ध्यान से देख रहे हैं। इसका आंसर कहां मिलेगा आपको? आपकी बुक में मिलेगा। ध्यान से, क्योंकि इन प्रश्नों को पूरा करने के बाद में जब आप अपना चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद में आपके इस चैप्टर में कुछ बचेगा नहीं, सब कुछ आपको याद हो जाएगा और इसी तरीके से हम एक एक चैप्टर करते हुए अपना पूरा कोर्स कर लेंगे। अगला प्रश्न, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं कि ये कहां पाया जाता है। गोभी में सफेदी के लिए किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? तो किसका छिड़काव किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का छिड़काव किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का। फल व सब्जियों पर ताजा दिखने के लिए क्या छिड़का जाता है? तो लेड व कॉपर का जो विलयन है उसका छिड़काव यहां पर किया जाता है। हल्दी में किन पदार्थों की मिलावट की जाती है? तो हल्दी में लेड क्रोमेट तथा पीली मिट्टी की मिलावट की जाती है। वैसे आजकल सब कुछ मिलावट वाला हो रहा है, तो किसकी मिलावट होती है हल्दी में? लेड क्रोमेट तथा पीली मिट्टी। गुटखा खाने से कौन सा रोग होता है? तो गुटखा खाने से कौन सा रोग होता है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस होता है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस क्या रोग होता है, इसके लक्षण क्या होंगे देखते हैं। इसके अंदर होता क्या है, आप सबने देखा होगा अपने आसपास जितने भी लोग जो आप देखते हो जो गुटखा खाते हैं, जो गुटखे का सेवन करते हैं, उनके जो जबड़े होते हैं ना, उन जबड़े की जो मांसपेशियां हैं वो क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है और उनका मुंह खुलता नहीं है, कम खुलने लग जाता है। यानी उनको खाना खाते हैं जब वो, आप देखो अपने आसपास में जो लोग गुटखा खाते हो आप उन्हें देखें तो उनका जो मुंह है वो बहुत कम खुलता है। तो उस रोग को हम क्या कहते हैं? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। सब म्यूकस फाइब्रोसिस पूछा गया प्रश्न है 2020 में सप्लीमेंट्री वाले पेपर में, तो वापस से आने की संभावना भी बनती है। अब की बार हो सकता है ये पूछा जाए, जैसे 19 में पूछा गया, इसका नाम देखिए, आप ध्यान से समझो, रोग का नाम। 20 में क्या पूछता है कि इसके लक्षण बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से वापस से रिपीट होते हैं क्वेश्चन, जो पहले पूछा गया है उसी से संबंधित क्या पता दूसरा प्रश्न पूछा जाए। अगला, सोडियम या पोटेशियम के शरीर में कार्य लिखिए। तो सोडियम और पोटेशियम का क्या कार्य होता है? तो मैंने बताया सोडियम और पोटेशियम शरीर में मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेग के संचरण और संतुलन बनाना, शरीर में विद्युत अपघटन का कार्य करते हैं। ये क्या क्या कार्य हो गया इनका? कि मांसपेशियों का संकुचन करने में इंपॉर्टेंट हो गया रोल, तंत्रिका जो आवेग होगा उसका संचरण करने में जो इंपॉर्टेंट रोल हो गया, इसके अलावा संतुलन बनाने में, ठीक है, जो बैलेंसिंग में इनका रोल हो जाएगा। इसके अलावा शरीर में विद्युत अपघटन का कार्य करने का काम करते हैं ये। तो मुख्य उपयोग इनके ये हो गए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, संतुलित भोजन को परिभाषित कीजिए कि संतुलित भोजन क्या होता है। तो संतुलित भोजन क्या होगा? सभी को पता है कि ऐसा भोजन जिसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व में कौन कौन आ गए? जिसमें वसा भी है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, खनिज लवण है, ये सभी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, तो ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। तो क्या हो गया? जिस भोजन में ये सभी वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण ये सभी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, तो ऐसा भोजन संतुलित भोजन। और जिसमें नहीं पाए जाएंगे वो असंतुलित भोजन। बच्चों में कुपोषण का शिकार होने से कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिलती हैं? तो देखिए, हमने अब से पहले जितना भी पढ़ा है उन सबको एक बार वापस से रिवीजन करते हैं कि कुपोषण का शिकार होने से कौन कौन सी बीमारियां। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन से कुपोषण होने वाला। तो विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो देखिए, रक्तौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होगा या नहीं? रिपीट करें मेरे साथ साथ, विटामिन B1 की कमी से बेरी, राइबोफ्लेविन का मतलब विटामिन B2 कहते हैं या नहीं? राइबोफ्लेविनोसिस, ठीक है। पेलेग्रा विटामिन B3 जिसको हम नियासिन कहते हैं, क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं, उसकी कमी से ये रोग होता है। इसके अलावा हम बात करें स्कर्वी की, तो विटामिन C की कमी से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एस्कोर्बिक एसिड कहते हैं, एस्कोर्बिक अम्ल कहते हैं इसका नाम। और रिकेट्स विटामिन D की कमी से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैल्सीफेरोल कहते हैं। तो आपको ये सभी एक बार रिपीट हो गया या नहीं? बिल्कुल हो जाने चाहिए। अगला, प्रोटीन की कमी से
प्रोटीन का जो कुपोषण है वो कौन कौन से रोग होते हैं? प्रोटीन से दो रोग पढ़े थे हमने, एक तो था क्वाशियोरकोर और एक पढ़ा था हमने मेरेस्मस। क्वाशियोरकोर और मेरेस्मस। अगला खनिज, जिनके अंदर हमने पढ़ा था आयोडीन। आयोडीन एक खनिज है और आयोडीन की कमी से गलगंड या घेंगा रोग भी हमने पढ़ा है। और आयोडीन के बारे में बताया है मैंने आपको पहले भी कि आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? गलगंड या घेंगा रोग कहते हैं। अगला प्रश्न, किस खनिज की कमी के कारण गलगंड रोग हो जाता है? इसका प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? तो अभी मैंने बताया जैसा कि आयोडीन की कमी के कारण गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। इसके प्रमुख स्रोत क्या होंगे? नमक। नमक से याद करो क्या कहते हैं? आयोडीन युक्त नमक। नमक का जो ऐड आता है उसमें भी बोला जाता है कि आयोडीन युक्त नमक। क्यों? क्योंकि नमक में आयोडीन है और आयोडीन होगा तो उसकी वजह से ये वाला रोग नहीं होगा। इसके अलावा समुद्री भोजन, जो सी फूड्स होते हैं, ठीक है, वो हरे पत्तों की सब्जियां, जो हरी सब्जियां हैं, इसके अलावा जलीय मछलियां और जामुन, ये सभी किसके स्रोत होते हैं? आयोडीन के प्रमुख स्रोत होते हैं। नेक्स्ट, मेरेस्मस रोग के लक्षण लिखिए। आया हुआ प्रश्न है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपके इस चैप्टर से एक एक नंबर के प्रश्न भी आएंगे और एक प्रश्न 2 अंक का भी आएगा, ध्यान देना। तो इसी वजह से ऐसे प्रश्न भी पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा जो बड़े प्रश्न है वो भी देखेंगे कौन कौन से बनते हैं। तो अगला प्रश्न है, मेरेस्मस रोग के लक्षण बताइए। सबसे पहले तो मेरेस्मस रोग किसकी वजह से होता है? तो प्रोटीन कुपोषण की वजह से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है, पता है आपको। दूसरा क्वाशियोरकोर होता है। इसके लक्षण क्या होंगे कि भोजन पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन कुपोषण के साथ भोजन में पर्याप्त ऊर्जा की कमी के कारण मेरेस्मस रोग हो जाता है। इस रोग में शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है तथा आंखें कांतिहीन तथा अंदर धंस जाती हैं। तो ये रोग क्या हो गया? मेरेस्मस हो गया। नेक्स्ट, क्वाशियोरकोर रोग क्या होता है? इसके लक्षण और रोकथाम बताइए। तो क्वाशियोरकोर के बारे में पता है आपको कि ये भी एक कैसा है? प्रोटीन जनित रोग है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। छोटे बच्चों में होता है, प्रोटीन के अभाव के कारण होता है। लक्षण क्या होगा? इसमें पेट फूल जाता है। आप अपनी जो बुक है उसमें जाकर देखें, मेरेस्मस और क्वाशियोरकोर दोनों की जो कमी से होने दोनों जो रोग है इनके जो लक्षण है वो चित्र में दिखाए गए हैं। एक 2 बच्चों के चित्र दिए हुए हैं, उसके अंदर आपको दिखा रखा है। तो आप जब अभी इन वीडियो के बाद में जब आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको देखना है, उसके अंदर समझ में आ जाएगा। भूख कम हो जाती है, त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार होकर फटने लग जाती है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। अब इसकी रोकथाम के लिए क्या करें? रोकथाम के लिए गर्भवती महिलाओं को संतुलित भोजन देना चाहिए। बच्चे को जन्म से मां का दूध देना चाहिए। कुछ महीनों के बाद में उसे प्रचुर प्रोटीन, वसा तथा ऊर्जा युक्त संतुलित भोजन देना चाहिए। तो इन सभी से इनकी रोकथाम की जा सकती है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। उच्च रक्तचाप व निम्न रक्तचाप किसे कहते हैं? उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप क्या होता है? देखिए, सबसे पहले निम्न रक्तचाप की बात करेंगे। वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं। कि देखिए क्या बोल रहा हूं मैं कि धमनियों या नसों में रक्त का प्रवाह कैसा हो गया है? कम होने के लक्षण दिखाई देते हैं। जब रक्त का प्रवाह काफी कम हो जाता है तो मस्तिष्क, हृदय, गुर्दा जैसी प्रमुख इंद्रियों में ऑक्सीजन तथा पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाते हैं और जिससे कि ये जो अंग है वो सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते हैं तथा स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? लो ब्लड प्रेशर। क्या होगा इसके अंदर? जो ब्लड है वो पूर्ण रूप से प्रवाहित नहीं होता है, पूरे दबाव के साथ प्रवाहित नहीं होता है, जिससे कि हर अंग तक वो नहीं पहुंच पाता है और जिससे क्या हो जाता है, वो जो अंग है वो सामान्य रूप से काम नहीं कर पाता है। तो ये क्या हो गया? निम्न रक्तचाप। उच्च रक्तचाप में क्या होगा? धमनियों में अधिक दाब के कारण, इसमें कैसा दाब था? कम दाब। इसमें कैसा होगा? अधिक दाब के कारण होता है। उच्च रक्तचाप का कोई विशेष लक्षण नहीं होता है। उपचार नहीं होने पर समय के साथ हृदय रोग,
वह दौरा पड़ने जैसी स्थितियां बन जाती हैं, क्योंकि जब जो रक्त है वो धमनियों में अधिक प्रवाह के साथ, अधिक दाब के साथ बहता है, तो उससे हृदय रोग या दौरा पड़ने की स्थिति आ जाती है। ये कब होता है? चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम और कई बार आवश्यकता से अधिक भोजन खाने या मैदे या तली हुई चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार आदि सभी से, सिगरेट, शराब आदि के सेवन से ये क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। उच्च रक्तचाप, आपकी बात पूछा जा सकता है भाई, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आपको अच्छे से इसको देखना है। उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले कुप्रभाव बताइए। तो मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर कौन कौन से कुप्रभाव पड़ते हैं, उन्हें देखते हैं। मदिरापान से अल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंच जाता है। देखिए, व्यक्ति ने शराब पी यानी अल्कोहल उसके शरीर में गया, जाने के बाद में वो अंदर यानी कि उसका अवशोषण होगा, उसके बाद में कहां पहुंच गया है? यकृत में पहुंच गया है। यकृत में जब पहुंचा तो अधिक मात्रा में उपस्थित अल्कोहल को यकृत एसिटाल्डिहाइड में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है? अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया है? एसिटाल्डिहाइड में। और एसिटाल्डिहाइड क्या होता है? विषैला होता है, विषैला पदार्थ है, जिससे कभी कभी इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। तो पहला कुप्रभाव तो क्या पड़ेगा कि अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से क्या होगा? हमारा यकृत उसे किस में चेंज कर देगा? एसिटाल्डिहाइड में चेंज कर देता है, जो कि एक विषैला पदार्थ है और जिससे कि मृत्यु हो सकती है। पहला। नेक्स्ट बात करते हैं, अल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य और नियंत्रण कमजोर हो जाता है। आप सभी को पता है, आप देखते होंगे अपने आसपास जो भी ऐसा कोई इंसान जो कि मदिरा सेवन करता है, अल्कोहल का सेवन करता है, वो उनका नियंत्रण शरीर पर नहीं होता है, इधर उधर गिरते रहते हैं। ठीक है, कोई सामंजस्य नहीं है, कार्य करने की जो क्षमता है वो क्षीण हो जाती है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। लिख सकते हो इसके बारे में भी, कोई दिक्कत नहीं है। अल्कोहल से स्मरण क्षमता में कमी आ जाती है तथा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। बिल्कुल, स्मरण शक्ति बिल्कुल क्षीण हो जाती है। ऐसा इंसान जो कि अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करता है, उसकी स्मरण शक्ति धीरे 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 होते हुए पूर्ण रूप से क्षीण हो जाती है। और जिस वक्त उसके शरीर में अल्कोहल की मात्रा होती है, उस वक्त तो आप पूछो ही मत, उसकी जो स्मरण शक्ति है वो कुछ अलग ही आसमान पर होती है। देखा होगा आप सभी ने। नेक्स्ट है कि मदिरा पान के आदी होने पर आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। मदिरा पान से वसीय यकृत रोग हो जाता है। तो मुख्य रूप से क्या क्या याद रखना है आपको? एक तो ये कि अल्कोहल जो ज्यादा करने से यानी अल्कोहल ज्यादा लेने से क्या हो जाएगा? एसिटाल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। कौन चेंज करता है? यकृत चेंज कर देता है। एसिटाल्डिहाइड विषैला होता है, जिससे कि इंसान की मृत्यु हो सकती है। पहली बात। दूसरी बात, शरीर पर सामंजस्य और नियंत्रण कमजोर हो जाता है, इंसान इधर उधर गिरता रहता है। शरीर की कार्य करने की जो क्षमता है वो भी क्षीण हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है। इसके अलावा जो बात है सामाजिक प्रतिष्ठा है वो कम, उसको ठेस पहुंचेगी, बिल्कुल पहुंचेगी, क्योंकि जो इंसान अत्यधिक अल्कोहल का सेवन करता है उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा वैसे भी नहीं होती है। आप सभी देखते हो, आप सब सामाजिक हो, अपने आसपास सब कुछ देखते हो। अगला कि मदिरा पान से वसीय यकृत रोग हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है बड़े प्रश्न में, 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है और पहले आया हुआ भी है 2018 में। तंबाकू कहां से प्राप्त किया जाता है? तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक तत्व क्या है? तंबाकू से होने वाली हानियां लिखिए। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। 3-4 जो देखिए, हर प्रश्न में क्या होता है कि 3-4 जो वर्ड है ना, आप अगर उनको पकड़ के और बाकी की बातें लिखते हैं ना, आपके नंबर वैसे भी बहुत अच्छे आते हैं। अब इसमें क्या क्या है इंपॉर्टेंट बातें? सबसे पहला, तंबाकू का जो पादप है उसका नाम क्या नाम है? निकोटिएना टोबैकम। निकोटिएना टोबैकम नामक पादप की पत्तियों से प्राप्त होता है। दूसरी बात, पत्तियों से प्राप्त होता है। और एक कौन से कुल का पादप है? सोलेनेसी कुल का पादप है। ठीक है, तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन नामक हानिकारक एल्केलॉइड पाए जाते हैं। और निकोटीन के बारे में मैंने बताया,
लगभग 1 से 8% तक निकोटीन इनके अंदर पाया जाता है। अगला, इसकी क्या क्या हानियां हैं, और ये जो निकोटीन है वो क्या है, एक एल्केलॉइड है। देखिए 4 बातें एक ही लाइन में लिखी हुई है। तंबाकू का पादप का नाम निकोटियाना टोबेकम, कुल सोलेनेसी पत्तियों से प्राप्त होता है। इसके अंदर होता क्या है, निकोटीन होता है। निकोटीन कितना होता है, लगभग 1 से 8% तक, और यह क्या है, एक अपने आप में एल्केलॉइड है। क्लियर। नेक्स्ट, हानियां क्या होंगी, तो तंबाकू के लगातार सेवन से क्या हो जाता है, कैंसर की संभावना हो जाती है। तो मुख, जीभ, गले और फेफड़ों को कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, पहला। दूसरा, गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर भ्रूण के विकास की गति मंद हो जाती है। जो भ्रूण का विकास जो महिला के अंदर हो रहा है वो मंद हो जाता है। अगला, कि तंबाकू में पाए जाने वाला निकोटीन, तंबाकू में पाए जाने वाला जो निकोटीन है वो धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे कि रक्तचाप बीपी तथा हृदय स्पंदन हार्ट बीट की दर बढ़ जाती है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसे अच्छे से याद करना। दोबारा बोल रहा हूं, क्या होगा, ज्यादा तंबाकू का सेवन करने से जो धमनियां होती हैं, जहां पर शुद्ध रक्त बहता है, धमनियों में शुद्ध रक्त, अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको मैं। धमनियों की दीवारें कैसी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से बीपी, रक्त दाब बढ़ जाता है और हृदय स्पंदन हार्ट बीट की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर। सिगरेट के धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने बताया था क्या, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है, जिसे लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, आरबीसी, नष्ट हो जाती हैं तथा शरीर में रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। क्योंकि आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो अगले चैप्टर में पता लग जाएगा आपको, कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, आरबीसी। कौन करता है, आरबीसी। तो जब मैंने बोला कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा आरबीसी नष्ट हो जाती है ना, तो जब ये नष्ट हो जाए तो आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी, और जब आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी तो जो ऑक्सीजन है उसका परिवहन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, फिर वो कितने अणु लेके जाता है, 4 अणु कैसे जाते हैं, वो अगले चैप्टर में बात करेंगे हम। तो आपको यहां तक समझ में आ गया। अगला प्रश्न, अफीम कहां से प्राप्त होता है, अफीम के दूध में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है तथा इससे प्राप्त कौन से एल्केलॉइड का प्रयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। तो सबसे पहले तो अफीम कहां से प्राप्त किया जाता है, तो अफीम का जो पादप होता है उसका नाम क्या होगा, पेपेवर सोमनीफेरम। इसका जो बोटनिकल नेम है वो क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम। और इससे कच्चे फल से, इस पादप के कच्चे फल से जो दूध होता है, दूध निकलता है, उसको सुखाने से अफीम प्राप्त होता है। ठीक है, जिससे लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं, जिनमें मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरिन, पेपेवरिन, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। तथा मार्फिन, कोडीन, मार्फिन व कोडीन, ये किस में उपयोग होता है, इनका दर्द निवारक या पेन किलर बनाने में उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस चैप्टर से वापस पूछा जा सकता है, आप अच्छे से इसे देखें। क्या क्या याद रखना है कि अफीम के पादप का नाम पेपेवर सोमनीफेरम, जैसे हमने तंबाकू के पादप के नाम लिया था, क्या था, निकोटियाना टोबेकम, ऐसे ही अफीम का क्या हो गया, पेपेवर सोमनीफेरम। कहां से प्राप्त होता है, इसके कच्चे दूध से, फल के दूध से, जबकि तंबाकू किससे प्राप्त होता था, उसके पत्तियों से। क्लियर। उसके कुल का नाम भी दे रखा है। इधर की बात करें कि इसमें एल्केलॉइड पाए जाते हैं कौन कौन से, ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है, मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, ये सब पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। एक दूसरे को आप इस तरीके से क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस कर लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मार्फिन और कोडीन, इन दोनों का उपयोग किसमें होता है, दर्द निवारक के रूप में भी होता है। अगला प्रश्न, पीने योग्य जल के क्या गुण होते हैं, बताइए। तो पीने योग्य जल के क्या गुण होते हैं, 2018 में पूछा गया है। जल गंधहीन, कणहीन, निर्मल, स्वच्छ, पूर्ण पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है। पीने योग्य जल का पीएच संतुलित होना चाहिए।
जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए और जल में कोई सूक्ष्म जीव या वनस्पति आदि नहीं पाई जानी चाहिए। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, जिसको एक बार भी पढ़ोगे याद रह जाएगा। तो इस तरीके से इस चैप्टर के हमने 46 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगला जो है चैप्टर वो आपका कौन सा होगा? वो होगा आपका मानव तंत्र का, ठीक है, जिसको हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब आपको क्या करना है, आपको इस चैप्टर को आपने पूरी वीडियो देखी है, अच्छे से समझा है, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझा है। अब इसमें से जो कुछ भी बचा हुआ है वो आप अपनी बुक में जो चैप्टर दिया हुआ है, मुश्किल से 4 या 5 पेज का चैप्टर है, उसको पढ़ने में आपको इतना सा टाइम लगेगा, 30 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, और थोड़ा टाइम लोगे 40 मिनट लग जाएंगे। 40 मिनट में आप उस चैप्टर को एक बार वापस से पढ़ो। पढ़ने के बाद में आपको खुद को लगेगा कि हमें तो ये चैप्टर पूरा अच्छे से याद हो गया है, और इसी तरीके से आप एक बार उसे पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में उसके पीछे वाले सभी प्रश्नों को हल करके देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट तैयार हो जाएगा। और इसी तरीके से हम हर चैप्टर को एक एक करते हुए पढ़ते जाएंगे और आपका ये पूरा कोर्स हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें, अपने सभी दोस्तों तक बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही वीडियो डलती है आपके पास सीधा नोटिफिकेशन आए और आप कोई समय गवाए बिना समय गवाए आप सीधा वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।